20 साल 25 साल इन अंकल जी को पुरानी प्रॉब्लम है, उसके ऊपर भी जबरदस्त रिजल्ट्स मिले फर्स्ट टाइम। इन्होंने सारे ट्रीटमेंट करवा लिए, आयुर्वेद से लेके एलोपैथी, होम्योपैथी, तो इनको किसी भी ट्रीटमेंट से बेनिफिट नहीं मिला। खुजली आती थी, स्किन मतलब व्हाइट स्किन गिरती थी। तो फर्स्ट टाइम बायोसेलिक्स को लेने के बाद में इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हमारे प्रोडक्ट के। ये बेल्स पल्सी बीमारी है, पैरालाइसिस अटैक के बाद में आप देखेंगे नाक और जो इनका मुंह है वो थोड़ा सा शेप उसका चेंज हो गया है। और इन्होंने ओनली 8 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक प्रोडक्ट यूज किया और 15 डेज में आप रिजल्ट देख सकते हैं सेकेंड इमेज में। तो पैरालिसिस के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। दोस्तों ये एक ऐसा केस मिला जिसमें पूरी बॉडी में सोराइसिस की प्रॉब्लम थी 10 साल से, और इनके बेटे ने लैंड को भी सेल कर दिया ट्रीटमेंट के लिए। तो इनको 10 साल में किसी भी पैथी से किसी तरह का कोई बेनिफिट्स नहीं मिला दोस्तों। और इन्होंने ओनली बायोसिलिक्स को यूज किया 1 महीने यूज करते करते इनके जो भी घाव थे सारे घाव इनके फिल हो गए, खुजली आना बंद हो गया। और ये आप इनकी लेटेस्ट पिक्चर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 1 महीने प्रोडक्ट को यूज करने के बाद किस तरह के रिजल्ट्स मिले बायोसिलिक्स के। आपको नीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आ चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि आगे का सेशन डॉक्टर साहब कंटिन्यू करें। तो दोस्तों हमारे डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर नंदलाल रायदास जी, जिनका ट्रेनिंग सेशन है। तो मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आए और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अशोक जी। जी सर। बहुत बढ़िया सेशन चल रहा था, इतने सारे रिजल्ट जी पुनीत जी ने बताए और जी सुनकर ऐसा लगता है कि अभी एक्चुअली क्या हो रहा है इस प्रोडक्ट से, इतना चमत्कार, इतना मैजिक जैसा रिजल्ट आ रहा है। तो ये तो बताया कि भाई किस तरह से ये मैजिक कर रहा है ये प्रोडक्ट। तो इसमें ऐसी क्या चीज है, मैजिक ऐसी क्या है कि ये प्रोडक्ट इतना रिजल्ट दे रहा है। तो लोगों को कभी कभी शंका होती है, ये बात पुनीत जी ने सही कहा कि लोगों को शंका होती है कि इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो आज हम ये बात करेंगे कि एक्चुअली मैजिक क्यों हो रहा है। एक्चुअली सारी सारी बीमारियों का कारण क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं डीजेनरेटिव डिजीजेस, लाम पल्ले से आगर, मराठी में बोलते हैं कि लंबी लंबी बीमारियां क्यों हो रही है। किसी का लीवर फेल है, अस्थमा है, या किडनी फेल है, या पैरालिसिस है, या लीवर का कैंसर हो गया है। बहुत सारे लोगों को कैंसर की बीमारियां होते जा रही हैं। ये सब होता क्यों है? जब सभी लोग वही चीज खाते हैं और सभी लोग उसी तरह से रहते हैं, लेकिन किसी को ये सारी बीमारियां हो जाती है अचानक उनके शरीर में, ये सारा शंका कि मुझे ये क्यों हो गया। तो मैं आज बताने जा रहा हूं कि ये सारी बीमारियां होती क्यों है। तो बहुत दिनों से मैं ये रिसर्च करता रहा कि ये बीमारियां होती क्यों है। तो पता चला मुझे कि ये सिर्फ ब्लॉकेज से होती है। जहां भी हमारा सर्कुलेशन रुक जाता है और जिस पार्ट में हमें न्यूट्रिशन ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो पार्ट खराब हो जाता है। चाहे वहां कैंसर हो जाए, या वो डेड हो जाए, या वो काम करना बंद कर दे। तो ये सारी चीजें जो है ब्लॉकेज से हो रही है। तो ये ब्लॉकेज एक्चुअली होता क्या है? तो हमारी जो लाइफ स्टाइल है, अगर हम कुछ एक्टिव नहीं है, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ऐसा लगता था जिस तरह से जिंदगी चल रही है बस इसी तरह से चलती रहेगी, और हम कुछ नहीं शरीर के लिए करेंगे तो भी ठीक ठाक से चलती रहेगी। लेकिन कुछ समय आने के बाद में, 40-45 के बाद में, जब हमारा रक्त का सर्कुलेशन कमजोर पड़ जाता है, तो ये सारी बीमारियां आना चालू होती है। तो ये देखा गया है कि 35-40 के बाद में सभी लोगों का शुगर बढ़ना चालू हो जाता है पहले। अब ये शुगर बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। ये आनुवंशिक हो सकता है, आप मोटे मोटे हैं, बहुत सारे मोटापा है या चर्बी है आपके शरीर पर, या आप ज्यादा काम नहीं करते हो, सिर्फ खाते हो। तो आपको लगता है कि मैं खाना खाऊंगा नहीं तो मुझे शक्ति कहाँ से मिलेगी। वो शक्ति बढ़ाने के चक्कर में आप क्या करते हैं कि आप अपना शुगर बढ़ा लेते हैं। भगवान ने कहा है कि 120
हमारा शुगर रहना चाहिए, 150 के आसपास कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए। इस तरह से अगर रखते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, शुरू में अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में, या हम बहुत धनवान हो गए हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम अब बहुत कुछ खा सकते हैं और खाना चालू करते हैं, और इस चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज धीरे धीरे तैयार हो रहा है। तो सबसे बड़ा कारण मुझे पता चला कि ये शुगर है। उसके बाद में शुगर के साथ में कोलेस्ट्रॉल उसकी सहायता करता है। अब कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं बताऊंगा। तो शुगर हमें कितना चाहिए, 120, 130, ज्यादा 140 के आसपास हमेशा हमारा शुगर रहना चाहिए। अभी देखा गया है कि 5 आदमी का अगर शुगर चेक करते हैं तो उसमें से एक आदमी जो है पॉजिटिव निकल जाता है। तो हमारे देश में शुगर या डायबिटीज बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज है कि कम से कम 8-9 करोड़ लोग आज डायबिटिक हैं। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 15-16 करोड़ है, उसमें से 8-9 करोड़ मतलब 50% तो हमारे ही देश में। इसीलिए इंडिया को डायबिटीज का कैपिटल भी कहते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा डायबिटीज है। अब डायबिटीज है तो आगे की बीमारियां भी होगी, लेकिन क्या हम डायबिटीज होने के बाद में वो सारी चीजें ध्यान से करते हैं क्या? जो डॉक्टर बताता है कि आपको शुगर कंट्रोल रखना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर ये नहीं बताता है कि इसके कंट्रोल न करने से आपको आगे चल के क्या क्या प्रॉब्लम होंगे। तो आदमी क्या करता है, वो बिंदास रहता है, वो ज्यादा विचार नहीं करता है, मेरा 300 हो गया, 400 हो गया, कुछ नहीं, मैं मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा शुगर 400 है, 300 है। तो 1 या 2 दिन 300-400 रहने से कुछ नहीं होता है। अगर लगातार यही शुगर आपका 300-400 के आसपास रहेगा तो हम लोग एक टेस्ट करते हैं 3-4 महीने के अंदर, हेमोग्लोबिन A1C। वो हेमोग्लोबिन A1C जब 8 के ऊपर चला जाता है या 9 के आसपास आ जाता है और वो लगातार 3-4 महीने आपका इस तरह से शुगर रहता है और आप ध्यान नहीं देते, तो ये मान लो कि आपकी जो नसें हैं, जो आर्टरीज है या वेन्स है, उसके अंदर वो जो है उसके अंदरूनी सतह पे ब्लॉकेज बनाना चालू होता है। उसके साथ में कोलेस्ट्रॉल में मैं बताऊंगा कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड, HDL और LDL। तो LDL जो होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल माना गया है और HDL जो है गुड कोलेस्ट्रॉल माना गया है। अब LDL क्या करता है, प्लेटलेट को अट्रैक्ट करता है। हमारे शरीर में ब्लड में जो प्लेटलेट है उसको, प्लेटलेट उसके साथ चिटक जाने की वजह से वो दीवारों में चिटकना चालू होता है और फिर उसके बाद में अगर आपके शरीर में जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बोन में कमजोरी आ गई है तो मुझे कैल्शियम लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि हमें विटामिन D3 की जरूरत होती है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बोन में, हमें विटामिन B2 की जरूरत होती है, हमें मैग्नीशियम की जरूरत होती है। अगर ये तीनों नहीं रहते हैं साथ में, D3 और मैग्नीशियम, तो आपका कैल्शियम आपके बोन में जाएगा ही नहीं। बोन में जाएगा नहीं तो वो ब्लड में घूमता रहेगा। अगर वो ब्लड में घूमता रहेगा तो इसी तरह से जहाँ पे LDL प्लेटलेट को चिपका हुआ है या शुगर चिपका हुआ है, तो ये क्या करेगा, वहां पे जाके चिटक जाएगा और चिटकने के बाद में वहां पे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, वहां पे ब्लॉकेज चालू हो जाता है। ये ब्लॉकेज चालू हो जाता है या कैल्शियम जो है ज्यादा किडनी में जाने के बाद में स्टोन बन जाता है। तो ये प्रक्रिया जो है धीरे धीरे आपके शरीर में ब्लॉकेज तैयार करना शुरू कर देती है। अब ये ब्लॉकेज कहाँ कहाँ हो सकता है, तो जहां तक का हमारा शरीर है, जहां तक का हमारा लास्ट सेल है, ब्रेन से लेकर सर से लेकर पैर के नाखून तक का, चमड़ी तक का, ये सारे जो आर्टरी वेन्स है, तो आर्टरी क्या करती है, ब्लड को वहां तक ले जाने का काम करती है और ब्लड के साथ में वो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन ये सेल को पहुंचाती है। ये ब्लड का काम है, ऑक्सीजन को लेके जाना, न्यूट्रिशन को पहुंचाना,
लेकिन क्या होता है कि अगर इंडार्कनिंग या माइक्रो सर्कुलेशन जिसको हम लोग कहते हैं कि लास्ट की जो नसें होती है वो बारीक होती चली जाती है, वो सूक्ष्म होती चली जाती है, माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है उसको। तो ये माइक्रोस्कोपिक जो माइक्रो सर्कुलेशन है, आर्टरीज है, ये हमारे ब्रेन में भी है, हमारी आंखों में है, हमारे हार्ट में है, हमारे लीवर में है, किडनी में है, हमारे पैरों के नसों में सप्लाई करती है। तो अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा रहता है हमेशा, आपका एलडीएल बढ़ा रहता है और आपके जो ब्लॉकेज की प्रक्रिया है वो 3 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल चलती रहती है, तो ये ब्लॉकेज कहीं भी हो सकता है। अब ये ब्लॉकेज की वजह से आपको उस पार्ट में, जिस पार्ट में जहां ब्लॉकेज हो गया है वहां पे न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन मिलता नहीं है। अब ये भाग जो है आपका ब्रेन भी हो सकता है। अगर ब्रेन में ऐसा होता है कि किसी पार्ट को ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वो भाग जो है डेड हो जाएगा। डेड हो गया तो जब वो डेड होता है, वो सूख जाता है, जो हमारा ब्रेन का कोई भी भाग अगर सूख जाता है तो वो जो है, अगर तुम जो राइट साइड का सूख गया है तो लेफ्ट साइड में आपको पैरालिसिस मार देगा। अगर लेफ्ट साइड का सूख गया है तो राइट साइड पैरालिसिस मार देगा। तो इसका मतलब क्या है कि न्यूट्रिशन पहुंचना ब्रेन तक बहुत जरूरी है। अगर वो न्यूट्रिशन नहीं पहुंचता है तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन जो है मर जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। अगर वो काम करना बंद कर दिए तो हमारा शरीर का जितना भी भाग है, जहां जहां हमारा ब्रेन सप्लाई करता है, वो सारा पार्ट डेड हो सकता है, जिसको हम लोग पैरालिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे ट्यूमर भी हो सकता है, यहाँ पे एनिरिज्म भी हो सकता है, यहाँ पे बहुत सारे गांठें हो सकती है आपके ब्रेन में। तो शुगर और कोलेस्ट्रॉल ये दोनों मिलकर जो ब्लॉकेज तैयार करते हैं उसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, जिसको हम लोग भी पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। दूसरा जो है इसका और एक कॉम्प्लिकेशन जो है जो आंखों में, तो यह देखा गया है कि डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट लोगों को कम दिखाई देने लगता है, उनकी आंखों की रोशनी कमजोर होने लगती है, उनको पता नहीं चलता है कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी जो नसें हैं आंख में, माइक्रो सर्कुलेशन है, अगर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला, उनको अगर सप्लाई ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो भी डेड होना चालू होते हैं। तो न्यूरॉन जो ऑप्टिक नर्व है वो भी कमजोर होना चालू हो जाती है और आपको आंखों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और कभी कभी मैंने देखा है कि डायबिटीज के बहुत सारे पेशेंट अंधे हो चुके हैं। तीसरा, हार्ट। अगर हार्ट के सर्कुलेशन को, हार्ट जो है एक मुट्ठी जैसा होता है, उसमें भी मसल है और वो कंटिन्यूअस 72 टाइम पर मिनट कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। अगर कॉन्ट्रैक्शन करता है तो उसको भी ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। वहां पे जो कोरोनरी आर्टरी जिसको हम लोग बोलते हैं, 3-4 कोरोनरी आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी में भी अगर ये शुगर, कैल्शियम, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, अगर ये ब्लॉकेज बनना चालू होता है तो धीरे 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 अगर ये 90 से ऊपर चला जाता है तो उस पार्ट में जहां ये ब्लॉकेज होता है उस पार्ट की न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाने की वजह से तो वो पार्ट डेड हो सकता है। या आपको शुरुआत में सिम्टम्स आएंगे, आपका चेस्ट पेन होना चालू होगा क्योंकि ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है उस पार्ट को, तो आपका वो भाग डेड होना चालू हो जाता है। अब वो भाग डेड हो जाने के वजह से कभी कभी सीवियर हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये कारण हार्ट अटैक है। चौथा जो है किडनी। किडनी में भी इस तरह से माइक्रो सर्कुलेशन है। जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो कैप्सूल है उसके अंदर ग्लोमेरुलस नाम का एक आर्टरीज का झुंड रहता है। उस झुंड में भी अगर ब्लॉकेज होना चालू होगा तो आपका जो है पेशाब बनना ये बंद होने लगता है। अगर पेशाब बनना बंद हो गया, पेशाब के रास्ते जो सीरम क्रिएटिनिन है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो पास हो रहा है वो पास नहीं होगा, वो आपके ब्लड में ही रहेगा। अगर वो ब्लड में रहता है तो वो आपको तकलीफ देगा। अब देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है डायबिटीज 30% पेशेंट डायबिटीज के जो है किडनी फेलियर में चले जाते हैं। आप किसी भी डायलिसिस सेंटर में जाइए और वहां पे पूछिए कि क्या कारण था, तो 30% लोग, 100 में से 30 लोग बताएंगे कि मेरा
डायबिटीज बढ़ने की वजह से ये हो गया है, या ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हो गया है, या मैंने कुछ गोली खा ली थी इसकी वजह से मुझे हो गया है। तो किडनी फेलियर के जो भी कारण है, या इन्फेक्शन हो गया था मेरी किडनी में, या स्टोन बहुत हो गया था, उसके बाद मैंने बराबर इलाज नहीं किया, मल्टीपल स्टोन थे, इसकी वजह से मेरी किडनी फेल हो गई, मैंने ध्यान नहीं। तो जब भी मेरे पास ऐसा किडनी फेलियर वाले पेशेंट आते हैं कि मेरी किडनी ठीक हो जाएगी क्या आपकी दवाई से, तो मैं हमेशा पहले उनसे यही पूछता हूँ कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, आपका शुगर कितना है, आपको स्टोन तो नहीं है, आपकी किडनी में इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है। ये 4-5 चीजें जो है बहुत जरूरी है। तो मैं सभी से चाहूंगा कि सभी लोगों ने इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ये यही जो कारण है किडनी फेलियर का। तो किडनी फेलियर कब ठीक होगा? किडनी फेलियर आपका किडनी फिर से बनना कब चालू होगी? जब ये सारी चीजें जो है हट जाएगी। आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपके किडनी में पथरी नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा, या ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल रखते हो। अरे ये सारी चीजें आप कर लेते हो, तब जाके आप अपनी किडनी को ठीक करने की बात करिए, तभी जाके आप किडनी धीरे 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 ठीक होगी। और ये साल भी ले सकती है, 6 महीना भी लग सकता है। तो किडनी तो किडनी का जो है सेल एक बार मर जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है, उसको समय लगता है। अगर आपने अपना शुगर बढ़ाकर ही रखा है, या ब्लड प्रेशर बढ़ाकर रखा है, या आप ध्यान नहीं दे रहे हो उसके ऊपर, तो आपका जो है सीरम क्रिएटिनिन 8-9 तक चला जाएगा और आपकी किडनी को डैमेज करता हुआ चला जाएगा, और आप सिर्फ डायलिसिस करते रहिए। कोई लोग 2 बार करते हैं हफ्ते में, कोई लोग 3 बार करते हैं, और फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद में अल्टीमेटली लास्ट ऑप्शन क्या होता है कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े। तो या फिर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराइए, या तो फिर ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, मैं एक आदमी के लिए नहीं बता रहा हूँ, जितने लोगों का ये सवाल है कि मेरी किडनी कितने दिन में ठीक होगी, तो उन सभी ने ये बात ध्यान रखना है कि ये जो ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड शुगर है, या इन्फेक्शन है, या स्टोन है, ये सारी चीजों को हटा देना है। पहले इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, तब जाके आपकी किडनी धीरे 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 काम करना चालू करेगी, फिर आपका यूरिन आना चालू होगा। नहीं तो क्या होता है कि अभी जितने भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, होता है किसी को 15 ml होता है, ये लास्ट स्टेज है। 15 ml के नीचे जितने लोग हैं, ये सारे जो है ना लास्ट स्टेज, मतलब किडनी इनकी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। अब ये ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसके लिए आपको ये सारे एहतियात बरतने पड़ेंगे। और 6 महीना साल भर इस दवा को जो है हम लोग बताते हैं जिस ढंग से, उस ढंग से आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी किडनी। तो मैं यहाँ पे ये किडनी वाला मैटर जो है कवर कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों का है कि मेरे हाथ पैर में झंझनाहट होती है, सेंसेशन नहीं है, ठंडा गर्म मालूम नहीं पड़ता है, चलते चलते चप्पल बाहर निकल जाता है। ये जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, ये B12 की कमी से होते हैं, मिथाइल कोबालामिन, साइनोकोबालामिन। ये जो है शुगर की वजह से जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए आपकी नसों को या न्यूरॉन्स को, वो मिल नहीं पाते हैं, और आपको B12 साइनोकोबालामिन की कमी हो जाती है, और आपकी नसें जो झंझनाने लगती है। ये नसें जो होती हैं, इनके ऊपर एक आवरण होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीट। जिस तरह से आपके घर में जो वायर है, उसके ऊपर जो प्लास्टिक का कवरिंग है, वायर तो अंदर है तांबे वाला, लेकिन उसके ऊपर एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग को बोल। तो वैसे ही नसों के ऊपर माइलिन शीट होता है, और ये माइलिन शीट जो है विटामिन B12 या B1 या B6 या B2 नहीं मिलने की वजह से उसका ऊपर का कवरिंग जो है धस जाता है, खत्म हो जाता है, और आपका जो वायर है वो नंगा हो जाता है। वायर नंगा हो गया तो वो झंझनाने लगेगा, किसी चीज से टच होगा तो आपको सेंसेशन मालूम पड़ेगा, ठंडा हो, गर्म हो, या कोई भी चीज है। तो पेन जो होता है वो असह्य होता है,
उस समय आपके हाथों पैरों में झंझनाहट होगी, दर्द होगा, पीड़ा होगी, और इतना दर्द होता है कि कभी कभी रात को नींद नहीं आती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट लोगों को देखा है कि वो अपना पैर बांध कर सोते हैं, पैर को रस्सी से या कपड़े से बांध कर सोते हैं। इतना पेन होता है क्योंकि वो नस का पेन है। और नस का पेन जो है इतना आसान नहीं होता है, ये मसल का पेन नहीं है, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और फिर क्या होता है कि सेंसेशन खत्म होने के बाद में आपका जो है कहीं ठोकर लग गई, कहीं मार लग गया, या कहीं गर्म चीज से अपने पैर, तो आपको फोड़ा हो जाएगा, आपको जख्म हो जाएगा। और वो जख्म जो है शुगर रहते हुए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। आप कितनी भी भारी से भारी एंटीबायोटिक ले लो, या तो फिर आपको इंसुलिन चालू करना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा, तब जाके वो जख्म ठीक होता है। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट को देखा है कि जिनको डायबिटिक अल्सर हो गया है, पैरों में दिखाई देता है और वो जख्म ठीक नहीं होता है, तो उसको कहते हैं डायबिटिक अल्सर। तो डायबिटिक अल्सर अगर आपको एक बार हो गया आपके पैर के नीचे, तो वो ठीक होना बहुत मुश्किल है। अगर उसके अंदर गैंग्रीन हो गया या उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया और वो इन्फेक्शन बढ़ता चला गया, तो आपका पैर भी काटना पड़ सकता है। तो डॉक्टर बोलता है कि भाई अगर इसको अगर जान बचानी है कि ये भाग जो है इसमें गंदगी फैल गई है और ये गैंग्रीन फैल गया है, ये भाग को निकाल दो, नहीं तभी जान बचेगी, नहीं तो आपकी जान नहीं बचेगी। मस्ताना क्या करता है, पैर कटवाना ही पड़ता है। तो शुगर जिसको हम बहुत आसानी से लेते हैं, उसके कॉम्प्लिकेशन देखने पर ऐसा लगता है कि डर, हमको उस चीज का डर नहीं है। तो मैंने देखा है कि हम भगवान का नाम लेते हैं, क्यों? डर कि मुझे ठीक ठाक से रखे, मुझे कोई बीमारी ना हो, मेरे बच्चे अच्छे रहे, ये डर होता है जिसकी वजह से हम। देखिए शुगर के बारे में हम ऐसा नहीं करते, शुगर को बहुत लाइटली लेते हैं, 400 रहने दो, 500 रहने दो, 300 रहने दो, और वही खाना, वही काम, वही करते रहते हैं, हम हमेशा जो करते रहते हैं। तो मैं डराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या होता है कि ये शुगर जो है अंदर हमारे शरीर में क्या चीज का काम करता है। शुगर जो है हमें एनर्जी देता है, काम करने की ताकत देता है, हमें काम करने की ताकत देता है। अगर आपका शुगर आपके सेल में नहीं जाता है, आपका शुगर आपके सेल में नहीं जाता है, तो वो आपको क्या करेगा, कमजोर कर देगा, आपकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगी। तो एनर्जी होने के कारण आपका जो है सेक्सुअल प्रॉब्लम भी चालू हो जाता है, आपको उत्साह नहीं रहता है, काम इच्छा नहीं होती है। तो बहुत सारे लोगों को देखा मैं इस तरह से डाइवर्स भी होता है। बहुत सारे लोग काम पे ही नहीं जाते, इच्छा ही नहीं होती है। बहुत सारे लोगों ने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया है। ये सारी चीजें क्यों होती है? शुगर की वजह से। क्योंकि शुगर जो है एक ऐसा है कि वो काम करने की इच्छा को खत्म कर देता है, आदमी आलसी हो जाता है और उगता चला जाता है और उसके ब्लॉकेज होने चालू होते हैं। हमेशा मैं बताता हूँ कि शुगर बढ़ने का कारण क्या है। शुगर बढ़ने का मैं हमेशा बताता हूँ कि 4 कारण है, और 4 कारण में सबसे पहला कारण है वो टेंशन, स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलो, या जो फ्री रेडिकल की वजह से मैं हमेशा बताता हूँ फ्री रेडिकल ज्यादा हो गया शरीर में, आप हमेशा टेंशन में रहते हैं और आपका शुगर बढ़ना चालू हो जाता है। दूसरा कारण मैं बताता हूँ कि आपका जो पैनक्रियाज है, स्वादुपिंड, वो कम कुवत हो गया है, कमजोर हो गया है, वहां से ही इंसुलिन निकलता है। बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस करके एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जहां से वो इंसुलिन निकलता है। अगर आपका पैनक्रियाज कमजोर हो गया है तो आपका इंसुलिन निकलना कम हो जाएगा और आपका शुगर बढ़ना चालू हो जाएगा। तीसरा कारण क्या होता है कि इंसुलिन तो आ रहा है, लेकिन आपका शरीर बहुत कठिन है, आप मोटे हैं, या आप कुछ काम करते ही नहीं है, आप स्थूल है, आपका जो सेल है उसके ऊपर जो बहुत सारी गंदगी है, आपका जो सेल है मेम्ब्रेन है जो बहुत कड़क है। अब क्या होता है कि अगर हम इंसुलिन आता है शुगर लेकर हमारे सेल के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर उधर कठिन आवरण है तो वो शुगर को इंसुलिन लेके जाने
के लिए अंदर परमिशन नहीं देता है। तो क्या होता है कि शुगर आपका जो है ब्लड में ही फिर वापस चला, और ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है जब तक आप ये आवरण खत्म नहीं करेंगे या आपके सेल मेम्ब्रेन को सही नहीं करेंगे। चौथा कारण मैं बताता हूं कि ये आपका पेट ठीक नहीं होता है, हमेशा कॉन्स्टिपेशन होता है, आपका खाना 18 घंटे 24 घंटे पेट में ही रहता है, तो थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है ब्लड शुगर जो है बढ़ता ही रहता है, शुगर जो है ब्लड में धीरे धीरे आता ही रहता है। 4 कारण है। अब ये 4 कारण है, अगर मेरा शुगर बढ़ गया, ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ और वो डॉक्टर मेरा ब्लड चेक करता है। चेक करने के बाद कहता है कि भाई तुम्हारा 300-400 है और आपको ये गोली लेनी पड़ेगी। आपको मेटफॉर्मिन, लिमिप्राइड, इथाग्लिप्टिन, औग्लिबोज, ऐसे बहुत सारी गोलियों के नाम है। ये गोली चालू कर देता है। ये चालू करने से क्या होता है, तो एलोपैथिक में ये देखा गया है कि शुगर के लिए ये कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकते। रूट कॉज क्या है, जैसे मैंने 4 रूट कॉज बताए, एक तो टेंशन बताया, एक पैंक्रियास तुम्हारा कमकुवत हो गया है, सेल तुम्हारा बहुत कठिन है, या आपको हाजमा ठीक नहीं है। अगर ये 4 कारण के ऊपर काम करोगे तब जाके आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, तब जाके आपका जितने भी कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जितने भी मैंने नाम गिनाए हैं, स्ट्रोक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, ये सारी चीजें जो रिवर्स हो रहेगा तभी होगी जब आपका शुगर कंट्रोल रहेगा। तो डॉक्टर गोली दे देता है। अब ये गोली काम क्या करती है ये जानना बहुत जरूरी है। ये गोली जो है, जो पैंक्रियाज है, स्वादुपिंड है, उसको जाके निचोड़ता है। मेटफॉर्मिन उसको निचोड़ता है और उसको बोलता है कि भाई शुगर बढ़ गया है और इंसुलिन छोड़ो। तो खाना खाने के आधा घंटा पहले गोली ले लिया, तब तक वो मेटफॉर्मिन अपना काम शुरू कर देता है। आधे घंटे के बाद में पैनक्रियास को स्टिमुलेट करता है और पैनक्रियास क्या करता है, जो भी बचा कुचा उसके पास डैमेज होने के बाद में, मान तो 50% उसके पास इंसुलिन है या बीटा सेल्स उसके हैं, तो वो क्या करेगा, वो उनको छोड़ दे। अब इंसुलिन ब्लड में आएगा। इंसुलिन का काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, वो कैरियर का काम करता है। वो शुगर को लेके जाता है, मॉलिक्यूल को ले जाता है और सेल तक पहुंचाता है। और सेल अगर आपका कठिन है तो उसके अंदर जाता नहीं, अगर नहीं कठिन है तो जाने के बाद में आपका एनर्जी लेवल फिर से मेंटेन होता है, फिर शुगर कम हो जाता है। शुगर कम होने के बाद फिर खाना खाते हो आप रात को, फिर वापस शुगर बढ़ता है, आप रात को फिर गोली लेते हो। ये प्रक्रिया चालू रहती है। 1-2 साल के बाद में ये पता चलता है कि फिर मेरा ब्लड शुगर 300-400 हो गया। अब डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर क्या करता है कि फिर से 1 गोली बढ़ा देता है या 2 गोली बढ़ा देता है। फिर वही प्रक्रिया चालू होती है। फिर 2-3 साल के बाद में, इसे 10 साल तक का इनका कार्यक्रम चालू रहता है। और लास्ट में आपका जो पैनक्रियास है वो 50% काम कर रहा था, वो 10% पे आ गया या वो 0 पे आ गया। अब पैनक्रियास जवाब दे देता है कि अब मेरे पास इंसुलिन नहीं है, आपको क्या करना है वो करो। आपका शुगर 400 पार है। अब डॉक्टर क्या बोलता है कि आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन आपके शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो आपको बाहर से लेना है। अब 2 टाइम 3 टाइम उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना यूनिट लेना है, कितना है, वो सजेस्ट करता है। अब इंसुलिन लेना चालू करते हैं आप, और इंसुलिन क्या है, वो जहर है, जैसे पॉइजन। तो आपके ब्लड के अंदर जाने के बाद में आपकी नसों को खराब करना चालू करता है। अब आप जो है, आपका जो एथेरोस्क्लेरोसिस या ब्लॉकेज या ये सारी चीजें होना चालू हो जाती है। ये सारी चीजों का जड़ क्या होता है कि इंसुलिन। इसका मतलब क्या है कि आपके एलोपैथिक डॉक्टर ने दवाइयां और इंजेक्शन देने के बाद में आपको ठीक नहीं किया, ये आपका बढ़ाते ही चला गया। और 10 साल 15 साल के बाद में आपको कभी बाईपास भी करना पड़ता है, कभी स्टेंट लगाना पड़ता है, कभी स्ट्रोक मार दिया है। स्ट्रोक मारने के बाद में और बहुत सारे लोग किडनी फेलियर जो डायलिसिस की लाइन में खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि
ये किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से ठीक किया जाएगा, और जो हमारा प्रोडक्ट है बायोसिलिक वो कैसे काम करेगा। तो आपको मैंने इतनी सारी चीजें किया है। डिटॉक्सिफिकेशन एक बहुत जरूरी है कि हमेशा आपका खून साफ होना चाहिए। हमारा बायोसिलिक जो प्रोडक्ट है जिसमें 14 इंग्रेडिएंट है, अभी आपने सुना इसके अंदर स्टेम सेल है। स्टेम सेल जो किसी भी सेल को बनाने की ताकत रखता है। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। ये प्रिमिटिव सेल है जो आपके शरीर में किसी भी ऑर्गन को बनाने का काम करता है। अगर आपका ऑर्गन डैमेज हो गया है, आपका लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट डैमेज हो गया है, तो हमारा जो स्टेम सेल है, तो स्टेम सेल क्या होता है कि मैं थोड़े में बता दूंगा कि स्टेम सेल जैसे कि एक आदमी, एक पुरुष, जब स्पर्म और ओम ये दोनों जब मिलते हैं तो एक सेल बनता है, और वो सेल जो है मल्टीप्लाई होना चालू, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 ऐसा होना चालू होता है। और बाद में जाके वो जो है हमारे यूट्रस में दीवार में जाके चिटक जाता है, और वो चिटकने के बाद में वो धीरे धीरे अपनी ऑर्गन, अपने अवयव बनाना चालू करता है। तो उस सेल से, एक सेल से जो मल्टीप्लाई होते 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 हमारे पूरे शरीर की संरचना होती है। हमारा पूरा शरीर बनता है, ब्रेन बनता है, सारे सिस्टम बनते हैं, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, ये सारी चीजें जो बनती है सिर्फ एक सेल से। तो ये सेल जो पहले था वो अनडिफरेंशिएटेड था, वो किसी चीज में भी कन्वर्ट हो सकता है, किसी चीज को भी आपको बना सकता है, उसको कहते हैं स्टेम सेल। क्योंकि वो स्टेम सेल है, प्रिमिटिव सेल है, वो किसी को भी बना सकता है, जरूरी नहीं कि वो हार्ट पे ही बनाएगा। अब वो जो नाड़ रहती है माँ की, उसके अंदर वो ब्लड रहता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत समय देखा गया है कि वो नाड़ जो है बहुत सारे लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, और प्रिजर्व करके पुराने जमाने में छत में पोंछ कर रखते थे, और पोंछ के रखने के बाद में जब भी बच्चा बीमार होता था तो घस के दे देने से उसकी कोई भी बीमारी ठीक हो जाती। आजकल क्या होता है कि फैशन हो गया है कि ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा का जो ब्लड है अम्बिलिकल कॉर्ड का, इसको क्या किया है, प्रिजर्व किया जाता है। लाख रुपया सालाना ये लोग फीस देते हैं, 24-25 साल तक इसको रखेंगे तो 25 लाख गया। अगर किडनी खराब हो गई है, या लीवर खराब हो गया है, हार्ट खराब हो गया है, या ब्रेन खराब हो गया है, कुछ भी खराब हो गया है, कैंसर हो गया है, अगर ये ब्लड अगर बच्चे को इंजेक्ट कर दिया जाता है, आदमी को इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो कोई भी बीमारी से ठीक हो सकता है। तो उसी तरह से ये एनिमल स्टेम सेल है। उसी तरह से 18th सेंचुरी में एक एप्पल पाया गया जिसका नाम है मैलस डोमेस्टिका। 200 साल पहले उसको जो है साइंटिस्ट है फ्रेड जूली, उसने उसमें रिसर्च करने के बाद पता लगा कि वो 4 महीने तक का ऐसा ही कैसे रहता है, अगर उसको कट कर दो तो फिर से रीजनरेट हो जाता है। तो उसने उसमें पाया कि इसके अंदर स्टेम सेल है, ये प्लांट स्टेम सेल। अब ये प्लांट स्टेम सेल, माँ का स्टेम सेल तो उस बच्चे के लिए ही काम आएगा, उसका डीएनए आरएनए जो है मैच अगर नहीं होगा तो उसके लिए काम आएगा। लेकिन जो हमारा जो स्टेम सेल है, एप्पल स्टेम सेल, ये आपके किसी भी भाग को बनाने की ताकत रखता है, ये आपके किसी भी सेल को स्टिमुलेट करेगा। ये ओरिजिनल मास्टर सेल है, आपके बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा। ये बात समझना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट में एक्चुअली खासियत क्या है। प्रोडक्ट में जो एप्पल स्टेम सेल है, ग्रेप स्टेम सेल है, ये आखिर क्यों है, इसकी कॉस्टिंग इतनी क्यों है। तो फ्रेड जूली जो मेबिली बायोकेमिस्ट्री है, ये लोग 50 कंट्री में इसको जो है पेटेंट कर लिए हैं, और पेटेंट करने के बाद में 50 कंट्री में ब्यूटी और कॉस्मेटिक के लिए बेचते हैं। तो वहीं से हमारे भी कंपनी या बहुत सारी कंपनियां वहां से ही लेती है, और लेने के बाद में अपने जो नए फॉर्मुलेशन है, जैसे हमने उसके अंदर इसमें एसोडीमेलॉन है, सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, रिजर्वेटॉल है, ओमेगा 369 है, कोक्यूटेन है, फास्टबेरी है, अकाई बेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रेनबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्लोरोफिल है, बार्ली ग्रास एक्सट्रैक्ट है। ये सारी चीजें जो है मिला के
एक ऐसा प्रोडक्ट बना है कि जो आपके सारे ब्लड के सर्कुलेशन को, ये एंटीऑक्सीडेंट का, सुपर एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, ये एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, ये आपके इम्यून को बूस्ट करता है, आपके जो भी बीमारी। तो अब जब ये सारे इतने सारे काम करता है तो ये हर बीमारी पे काम करता है। तो लोगों का हमेशा सवाल रहता है कि ये बीमारी पर ये काम करेगा क्या? अगर ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, इम्यूनोबूस्टर है, या एंटी एलर्जिक है, या ऑटो इम्यून डिजीज पे काम करता है, या आपकी किसी भी बीमारी के ऊपर काम करता है, तो बार बार ये सवाल नहीं होना चाहिए कि किस पे काम करेगा, देकर देखो। एक पिक्चर है ना, दिल दे के देखो। तो पहले दिल तो दो, देखो तो, एक पैकेट ट्राई करके देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो इस प्रोडक्ट का जो है काम सिर्फ डायबिटीज चर्बी करता है, आपका ब्लॉकेज निकालना है, डिटॉक्सिफिकेशन करना है, बहुत सारे अंगों पे काम करना है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा प्रोडक्ट जो है सभी पार्ट्स पे काम करता है, और इस तरह अद्भुत प्रोडक्ट है, और ये किसी भी बीमारी पे काम कर सकता है, ये मेरा मानना है। थैंक यू अशोक जी, काफी समय ले लिया मेरे ख्याल से। नहीं, कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी जानकारी आप देते हैं, और आपकी जानकारी की वजह से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और अच्छे ग्रो कर रहे हैं। लोग भी समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या है, उसे क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, क्यों उसकी हैबिट बनानी चाहिए। तो दोस्तों, आप सब लोग देख ही रहे हैं। पहले तो आप सभी का, रायदास जी का भी धन्यवाद करते हुए आप सभी का भी धन्यवाद करूंगा कि आप सभी लोग लास्ट तक बने रहते हैं। ये हमारी एक अलग ही कामयाबी है, क्योंकि आप लोग लास्ट तक बने हो तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट क्रिएट है, और आप कहीं ना कहीं हमारे इस प्रोडक्ट को, इस सिस्टम को अपना चुके हैं। तो इसकी बड़ी खुशी होती है मुझे। तो दोस्तों, सभी लोग ठीक हो रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, दुआएं हम लोग कमा रहे हैं, और अच्छा मान सम्मान हम कमा रहे हैं। तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऐसे हम सबका परिवार स्वस्थ रहे, हम लोग खूब तरक्की करें, और जिन भी लोगों को हम इसके बारे में बताएं वो सभी जल्दी से जल्दी ठीक हो। ऐसी विशेष के साथ में हम लोग मिलते हैं अगले सेशन पे। आप सभी का दिन शुभ रहे। गुड नाइट एवरीवन।